अब देखो अपन ने ये तो पढ़ ही लिया है कि भाई चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देने की जो प्रोसेस होती है वही क्या होती है, हमारी चार्ज बाय इंडक्शन होती है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, अपन ने देख लिया है कि कोई अनचार्ज बॉडी है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भैया एक अनचार्ज बॉडी है, तो अपन ने ये लिया, मान लो अनचार्ज बॉडी प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको तुमसे उसने कहा पॉजिटिवली चार्ज करना है। पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली रोड लेके आओगे, अपोजिट चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिवली। तुमसे कहा इसको पॉजिटिवली नहीं करके नेगेटिवली चार्ज करना है, तो इसके अपोजिट लेके आएंगे, यानी यहाँ पे पॉजिटिव रोड लेके आएंगे। कुल मिला के बात ये है कि अगर कहेगा इसको पॉजिटिव बनाओ तो नेगेटिव रोड लाओगे, नेगेटिव बनाओ तो पॉजिटिव रोड लेके आओगे। ये हमारे चार्ज बाय इंडक्शन का है। एक बार इसको पढ़ो आराम से शांति से, फिर आगे की बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं भाई कूलम्ब्स लॉ की, कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है कि कूलम्ब्स ने चार्ज की नेचर को स्टडी करते हुए इनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया है कि जब दो चार्जेज एक दूसरे के पास रख दिए जाएंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपन ने कहा लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उसने स्टडी करके ये बताया कि भाई जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रख दिए जाएंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव लो या नेगेटिव नेगेटिव लो या पॉजिटिव पॉजिटिव लो, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो फोर्स, पहली चीज़ तो रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, कौन सा टाइप का फोर्स है वो डिपेंड करेगा नेचर पर। फिर उसने क्या कहा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहली, इन दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट पर, कितना कितना चार्ज है। सपोज वो एक के पास 5 कूलम है, दूसरे के पास 5 कूलम है, 25 हो गया। दूसरा, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, जैसे अपन कहते हैं 5 मीटर ले लो, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलम क्या कह रहा है भाई, कूलम ने कह दिया कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रख दिए जाएंगे तो उन दोनों के बीच में एक टाइप का फोर्स वर्क करेगा। वो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इनकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि नेचर कैसी है। नेचर अगर लाइक चार्जेज हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कूलम क्या कहना चाहता है कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रख दिए जाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी नेचर इन चार्ज की नेचर पर डिपेंड करती है, जो अट्रैक्शन या रिपल्सन टाइप का हो सकता है। अब उसमें बीच में लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू है वो नंबर 1, दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स F प्रोपोर्शनल्स टू Q1 Q2। और दूसरी चीज़ क्या कह दी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी ये हमारा Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह से जो हमारा F बना है वो बना है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट होता है अपने पास यहाँ पर K, ठीक है, जिसे अपन फॉर्मूला बना सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो गया कूलम फोर्स का। किसका फोर्स, कूलम फोर्स का। तो हमसे क्या कह रहे हैं भाई कि कूलम लॉ क्या है। अब कूलम लॉ ये नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं कि जब टू चार्जेज बॉडी एक दूसरे के पास रखी जाती है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स उनके चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, डिफरेंट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और दोनों चार्जेज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब इसके आगे भी बढ़ाना है हमें ना, क्या था, कूलाम जो हमारा है, जो कूलम है
उस कूलम के लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग कि इन दोनों चार्जेज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जब इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाएगा तो ये बन जाएगा, और जब इन्वर्स का साइन हटाया जाएगा तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है वो आ जाएगी, और इसको बस पूरे को रिप्लेस कर देंगे तो इसको के कांस्टेंट के फॉर्मेट में कहा जाएगा। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो लिखी हुई है ये होती है, लर्न कर लें, 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी वैल्यू जब यहाँ 4 पाई के साथ पुट करके पूरी सॉल्व करने के बाद 1 से डिवाइड की जाएगी तो अप्रोक्सीमेशन में 10 × 9 × 10⁻9 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 90% चांसेज में के यूज करेंगे। और जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला है वो भी अपन क्या करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R² ही चलने देंगे, जहाँ तक नॉर्मल है वहाँ तक इसी को यूज करेंगे। कहीं कहीं वो मीडियम की बात करेगा तो मीडियम की बात करेगा तो फिर अपन एप्सिलॉन लेके आएंगे। एप्सिलॉन नॉट तो जो होती है अपन वैक्यूम के लिए लेते हैं, उसने कोई मीडियम दे दिया तो अपन मीडियम के लिए एम लिख देंगे, ठीक है। और अगर रिलेटिव की बात करेगा तो रिलेटिव के लिए अपन आर लिख देंगे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है भाई, कि वैक्यूम की परमिटिविटी को किसी मीडियम की परमिटिविटी के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। कि तुमसे कहा जाए भैया ये जो है स्पेस की है या वैक्यूम की अपन मान लेते हैं, तुमसे कहा गया है ये आयरन में है या स्टील में है या और भी किसी मेटल में है, अब रिलेटिव परमिटिविटी बताओ यहाँ कितनी थी यहाँ कितनी थी। तो ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो कंपेरिजन किया जाए। आज ये उसका मामा है, मामा कब बना, जब वो मम्मी का भाई था, दैट मीन्स मम्मी का भाई, कंपेरिजन हुआ, रिलेशन बना, कैसे बना कि मम्मी का भाई मामा है। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है इसके रेस्पेक्ट इसकी इतनी है। क्या हुआ रिलेटिव का मतलब, कि इसके रेस्पेक्ट यानी कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट मीडियम की परमिटिविटी इतनी है, वो हुए रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव मतलब इसके रेस्पेक्ट इसकी, इसके रेस्पेक्ट इसकी, यानी कि मम्मी के रेस्पेक्ट जो भाई था वो मामा बन गया तुम्हारा। क्लियर। चलो तो फिर कूलम्स लॉ हो चुका है। कूलम्स लॉ में अपन आगे चलते ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे इस पर। अब इस फोर्स की नेचर कैसी होगी भाई, तो देखो नेचर पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव के बीच में भी कूलम फोर्स लग रहा है, नेगेटिव के बीच में फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स लग रहा है। उल्टा एक साथ लिख दो ना, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको भूल जाओ, ये लो। तो ये चारों कंडीशन में कूलम फोर्स लग रहा है। ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है सॉरी रिपल्सन अट्रैक्शन। तो रिपल्सन कब लगा है भाई, जब सेम कहते हैं, है ना। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा प्लस। यानी जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट तुम्हें प्लस की वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स 0 से बड़ा है, तो तुम क्या कह दोगे, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। सेम नेचर के हैं मतलब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब तुमसे कहा जाए भैया बताओ ये दिया हुआ है तो लगने वाले फोर्स की नेचर क्या होगी और चार्ज की नेचर क्या होगी। तो हमने क्या लिख रहा है यहाँ पे, Q1 Q2 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की दो कंडीशन है, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों चार्ज नेगेटिव होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हमने कह दिया कि भैया दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे। क्या कह दिया पहला तुमने, कि दोनों चार्ज जो होंगे वो दोनों क्या होंगे भाई, सेम नेचर के होंगे। और दूसरी बात अपन क्या कह देंगे कि दोनों चार्ज जो हैं या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब तुमसे कहा जाए कि भैया इसका फोर्स का नेचर बताओ, तो सेम चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। कौन सा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो जब Q1 Q2 0 से बढ़ा दिया गया है, दैट मीन्स तुम्हारे लिए क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स है। और जब Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 है तो तुम्हारे लिए क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्योंकि जब 0 से छोटा होगा तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो मीन्स जब Q1 Q2 हमें दिया हुआ है लेस देन 0 तो यहाँ पर अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है, और जब Q1 Q2 हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 तो यहाँ रिपल्सिव टाइप का फोर्स है। तो ये होगी चार्ज की नेचर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी है कि भाई कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अरेंज करो।
तो ये भी अपन लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अपन कहीं डायरेक्शन देते हैं ना, तो डायरेक्शन के बेस पे अपन बात कर लेते हैं कि आज मैंने कहा वेक्टर होता है, जैसे ए वेक्टर है, ये है वेक्टर, ठीक है, ये बताएगा पोजीशन। फिर मैंने लिखा मोड ए वेक्टर, यानी ये बताएगा मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा भाई? मैग्नीट्यूड। यानी कि इसके पास डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो एक तो वेक्टर है और एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने कहा कि 15 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड। अब मैंने पीछे लगा दिया इन ईस्ट, अब ये होगी वेलोसिटी। क्यों? इसके पास केवल मैग्नीट्यूड था इसलिए स्पीड कह दी थी, इसके पास डायरेक्शन भी आएगी सामने इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया? वेलोसिटी कह दिया। तो यहाँ पर हमने कह दिया ए वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब तुमसे कहा जाए वह इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये जो ए कैप है ये इसकी डायरेक्शन है और इसका फॉर्मूला होता है, ये लर्न कर लें, ठीक है। ये चीज़ हम 11 में पढ़ के आए हैं कि ये जो ए कैप है ये क्या बता रहा है? इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें तो यहाँ फोर्स की बात करनी है, कूलम फोर्स हमने लगाया है। कूलम फोर्स लगाया तो अपन ने क्या करा भाई कि हमें कैसे पता लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें पास बीच की डिस्टेंस कौन है? आर है। यही पोजीशन वेक्टर बनेगा इनके लिए। ये एक यहाँ रखा हुआ है, दूसरा यहाँ रखा हुआ है, बीच में डिस्टेंस आर है, तो यानी कि आर ही पोजीशन वेक्टर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जब हम वेक्टर फॉर्मेट लगाएंगे तो k q1 q2 r स्क्वायर ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये वेक्टर कैसे बनेगा? तो वेक्टर बनाने के लिए मैंने पीछे लगा दी डायरेक्शन आर कैप कि भैया वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। और इसका फॉर्मूला ये रहा, इसको उठाओ, ए की जगह आर लिख दो। तो ए की जगह जैसे हमने आर लिखा तो आर कैप का फॉर्मूला क्या बन गया? आर वेक्टर अपॉन मोड आर। और मोड कौन था? मैग्नीट्यूड था। और ये जो आर स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड। तो जब यहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा तो दोनों मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये स्क्वायर है, ये आर है, टोटल मिला के क्या हो गया तुम्हारे पास? आर क्यूब हो गया। और आर कैप की जगह हमारे क्या आ गया है? आर वेक्टर अपन मोड आर। तो ऊपर तो ले गया हमारे आर वेक्टर और नीचे हो गया आर क्यूब। और ये कूलम्स लॉ की हमारे क्या बन गई? ये वेक्टर फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब तुम्हें डायमेंशन भी याद रखनी है, पहली चीज़ तो ये बता देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई तुमसे कहा भाई कूलम फोर्स। अब कूलम फोर्स में कौन आया? एक तो आया के, एक आया एप्सिलॉन नोट। इन दोनों की, के की, एप्सिलॉन नोट की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला दोनों में रखना है। क्यों लर्न रखना है भाई? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज करो एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, हो गया, अपन ने कर दिया और कोमा लगा के उसने छोटा सा पीछे लिख दिया राइट द डायमेंशन ऑफ के और एप्सिलॉन नोट। और अगर ऐसा हुआ तो ये आधा नंबर जो तुम्हारा था ये चला गया बेकार। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, डायमेंशन क्या काम आएगी, क्या याद करना है इसको। तो भाई लर्न मत करो ना, फॉर्मूला तो आता है ना, बनाना तो सीखा है तो फॉर्मूले से बनाओ कि भाई कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है भाई। इनके डायमेंशन हमें थोड़ी सी लर्न रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में कभी भी झटका दे देते हैं। राइट द डायमेंशन ऑफ दिस येलो, क्वेश्चन क्या चल रहा है, कबाड़ा कर दिया आधे नंबर का, फट आधा नंबर काट लिया। अब आधा आधा करके 3 जगह काट लिया तो दिक्कत होगी ना, 1.5-2 नंबर कट गए। तो ये हमें भी साथ में भी लर्न रखनी है, ठीक है। ये डायमेंशन सबकी लिखी हुई है, सब याद रखना है। अब अगला टॉपिक है अपने पास सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, सुपरपोजिशन थ्योरम की क्या है ये, इसके बारे में भी चर्चा अपन कर लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की ज़रूरत कैसे पड़ गई, क्या हो गया, तो इसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।